ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसारखान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। दोपहर के 12 बज रहे हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू पर सोमवार को शिकायत सुनवाई के दौरान बीएमसी पार्षद ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। हमला उस वक्त किया गया जब जन सुनवाई चल रही थी। आरोप है कि बीएमसी पार्षद जीवन राउत अपने साथियों के साथ पहुंचे और अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट की, उन्हें ऑफिस से घसीटा। अधिकारी के केस दर्ज करवाने के बाद पुलिस अब एक्शन में आई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें बीएमसी पार्षद जीवन राउत, रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान के नाम है। वहीं अधिकारी पर हमले के विरोध में भुवनेश्वर नगर निगम ने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो किस तरीके की बदसलूकी अधिकारी के साथ की गई है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। बीएमसी पार्षद जीवन राउत, रश्मि महापात्रा, देवाशीष प्रधान, इन्हीं पर अधिकारी पर हमला करने का आरोप। इन्वेस्टिगेशन टीम वो उन लोग कह पाएंगे कितना अरेस्ट किए हैं, कितना होंगे, कितना नहीं होंगे। थोड़ा प्राइमरी स्टेज में हम लोग है, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, 2-4 मिनट टाइम। अभी ठीक है, हम लोग उन लोग को मेडिकल चेकअप किया गया, जहाँ भी उन लोग का अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जितना जल्दी हो सके हम लोग अरेस्ट करेंगे। तो अतिरिक्त आयुक्त को पीटने का ये मामला अब गरमा गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीकांत बिस्वाल इस वक्त मौजूद है। रजनीकांत, क्या है ये पूरा मामला? क्या हो गया था अचानक से कि इस तरीके से जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनकी पिटाई की गई और अब इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? ये एक पहली बार की घटना उड़ीसा में जहां पे एक अतिरिक्त आयुक्त को पिटाई की गई है और ये इस तरह का घटना जो अमानवीय आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उनको घसीटा गया, किस तरह से उनको पीटा गया है। स्थिति इस तरह से बन गई कि जो कर्मचारी थे वो भी भयभीत कर गए, वो भी डर गए, जो कि कल अगर हम पर भी हमला हो सकता है। जब अतिरिक्त आयुक्त यहाँ सुरक्षित नहीं है, वहां पे हम पे भी हमला हो सकता है। तो उसको लेके एक भय का माहौल भी बना हुआ था वहाँ पे अभी सवाल उठ रहा है कि रोक रही हूँ रजनीकांत, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देखिए इस वक्त देवी प्रसाद मिश्रा जी मौजूद हैं, जो बीजेडी के नेता हैं। जरा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। ये मिश्रा जी, जो हुआ है वो कभी देखने के लिए मिला नहीं है भुवनेश्वर में। आखिरकार आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है कि अतिरिक्त आयुक्त और इस तरीके से घसीट कर उनको पीटा जा रहा है? मिश्रा जी, इस तरीका से दुर्घटना कभी नहीं हुआ। इस तरीके से इंसिडेंट कभी नहीं हुआ भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। भुवनेश्वर स्टेट की कैपिटल है और बीएमसी जिसका एक बड़ा ऑफिस है, गवर्नमेंट का फंक्शनल ऑफिस है, और जहां एडिशनल कमिश्नर ने जनसुनानी कर रहा था उसी टाइम खुद ये जनसुनानी कार्यक्रम में एक कॉर्पोरेटर और 5-6 उनका साथ हुलीगन, जिसका वीडियो भी प्रकाशित हुआ, आपका पास भी होगा, जिसका नॉन सिविलाइज वे में पिटाई करते हैं, उनको खींच के लेते हैं और उसको सब कंडेम किया और हमारे पार्टी का तरफ से भी कंडेम किया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने वो लोकल एमएलए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कभी देखने के लिए नहीं मिला और वाकई में ये तस्वीरें जो है वो शर्मसार करने वाली हैं। मिश्रा जी, आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिरकार ये जो बीएमसी के पार्षद हैं, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इस तरीके से अतिरिक्त आयुक्त की ये घसीट कर पिटाई कर रहे हैं? फियर एरोगेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर, बीजेपी का जो एरोगेंस है उसका प्रतिफलित हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। नहीं तो उनको डेमोक्रेटिक सेटअप में इनका कोई अगर ग्रीवांस है उसको सही ढंग से किया जा सकता है, मगर ये चाहते हैं कि हम रूलिंग पार्टी में हैं, हमारे बड़े नेता हमारा ऊपर में है, तो हम लोग उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ऐसा करेंगे। ये भूल जाते हैं कि इनका शासन अभी है उड़ीसा में। कानून तो देखिए मिश्रा जी, कानून इस मामले में अपना काम करेगा। आपको इस बात का यकीन है? हमारा उम्मीद है कि कानून कल जो ओएस ऑफिसर एसोसिएशन ने जो हड़ताल किया था, जो धमकी दिया था, जो चेतावनी दिया था, और ये दिया चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन का बाद ये इसको फॉर द टाइम बिंग रथ यात्रा है तो स्थगित करते हैं 2-3 दिन के लिए, देखा जाए आगे कैसे होगा। और मगर भुवनेश्वर की जो तो इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आप लोग चाहते हैं मिश्रा जी? इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आप लोग चाहते हैं?
पहन के स्ट्राइक करते हैं। मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ये बताइए हाँ, कि किस तरीके के एक्शन की मांग कर रहे हैं आप लोग? म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, हेलो जी, भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में सब एम्प्लॉय राइट फ्रॉम कमिश्नर टू नीचे तक, जो सफाई की कर्मचारी से लेकर सब, ये ब्लैक बैच पहन के आज टोकन स्ट्राइक भी करते हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक भी, उनका जो चेतावनी भी दिया है जो उसको जो कल्प्रिट है और उसका साथ जो कंस्पिरेटर है इनको अरेस्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, जो आपने अभी आरोप लगाया कि साहब क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के नशे में ये चूर हैं, इसी वजह से इन्होंने इस तरीके की हरकत कर दी, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है इनकी, क्या राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इस वजह से इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? ये तो मैं तो नहीं बोलता हूँ, उनका सिर्फ बीजेपी का जो एमपी है, लोकल एमपी, ये भी डिमांड किया। तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? इसको गवर्नमेंट कैन ओनली आंसर। ये गवर्नमेंट का जैसा पूरी रथ यात्रा में जैसा किया, इसका जैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे उसको हैंडल करते हैं, जैसे हैंडल किया है उसको मिसमैनेजमेंट करते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में जैसा बदनामी हुआ, जैसा हादसा हुआ, और उसका बाद ये सब इंसिडेंट हो रहा है भुवनेश्वर में, खुद भुवनेश्वर में, और ये करता है। इसी में मालूम हो जाता है कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, सिर्फ ये हेडलाइन न्यूज करने के लिए बैठता है, मगर सिंसियरली उसको काम कैसे जाएगा, आम आदमी को, अपना खुद एम्प्लॉय को कैसा प्रोटेक्ट किया जाएगा और डेवलपमेंट काम कैसे होगा, उसी का ऊपर उनका नतीजा नहीं है। ये अपना देवी प्रसाद मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। देवी प्रसाद मिश्रा को आप सुन रहे थे, बीजेडी के नेता हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पार्षद ने हरकत की है, दरअसल वो सत्ता के नशे में चूर हैं और इस वजह से उन्होंने इस तरीके से जो अतिरिक्त आयुक्त हैं उनकी घसीट कर पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, रजनीकांत बिस्वाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीकांत, अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार ये वीडियो वायरल है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरीके से अतिरिक्त आयुक्त के साथ मारपीट कर रहे हैं ये पार्षद और इनके समर्थक, लेकिन बावजूद इसके अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, यही सवाल बड़ा है। नहीं, अभी तक तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे की जांच चल रही है, मगर जिस तरह से तो सवाल के घेरे में है कि बीजेपी के लोग ही इन पर आक्रमण किए हैं, और जो उसी पर जो सवाल है जिनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पे कि यही लोग इसके पीछे है, तो उन तक कब पहुंचती है पुलिस या क्या कार्रवाई करती है वो देखना पड़ेगा। मगर अभी जो है बीएमसी के कर्मचारी वो काला बैच पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे, और जो सफाई कर्मचारी है अभी वो भी अपना विरोध प्रदर्शन करके आज काम को स्थगित किए हुए। और एक ये बहुत गरमाया गया है, जिस तरह से विरोधी भी इस पर घेराबंदी कर रहे हैं और कांग्रेस हो चाहे बीजेडी हो, इस पर सवाल बना रहे हैं कि क्या कि अभी सत्ता में इतना चूर हो सकते हैं कि किसी को भी जाके किसी को भी अपना दफ्तर में जब काम चल रहा है उस पर हमला करने के लिए भी लोग कतराते नहीं है, कि इनको भय नहीं है, ये एक सवाल है। जो कर्मचारी भी है बीएमसी के, वो भी एक तो भय के माहौल में अभी जी रहे कि अगर हमारा अतिरिक्त आयुक्त को पिटाई हो सकता है पूरा 2 दिन को, और तो हमारे पास भी क्या रह जाती है अगर हम पे भी कल हमला होने में भी इन लोगों को कतराएंगे नहीं। सही बात है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रजनीकांत बिस्वाल जो बता रहे थे किस तरीके से वहां जो बीएमसी के अन्य कर्मचारी हैं वो भी इस डर और दहशत में हैं कि जब अतिरिक्त आयुक्त जो है उनकी पिटाई हो जाती है तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसा कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि कंगाली को दूर करे कैसे। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नजर पीओके पर जाकर टिक गई है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कर्ज में गले तक डूबी पाकिस्तानी सरकार ने संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है। ये संपत्तियां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में बेची गई। जानकारी के मुताबिक इन संपत्तियों को पाकिस्तान ने अपना कर्ज चुकाने के लिए बेचा है। लाहौर के लैंड एडमिनिस्ट्रेटर से मिले रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिन संपत्तियों को 1961 के बाद से पाकिस्तान सरकार ने बेचा है उनमें लाहौर की हवेली दयाल सिंह, कश्मीर हाउस, लुंडा बाजार और पुंछ हाउस जैसे इलाके शामिल हैं।
इसके अलावा रावलपिंडी का राजा बाजार, पुंछ हाउस, सराय खुर्द शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने सियालकोट की सराय महाराज इमारत और झेलम का फॉरेस्ट गेस्ट हाउस भी बेच दिया है। पाकिस्तान इतना कंगाल है और वहां की सरकार इतनी लालची है कि उसने कोहटा का सराय महाराज और पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले के 2 गांवों तक को बेच दिया है। इन दोनों गांवों की मिल्कियत भी कभी पीओके की रियासत के पास थी। तो पिछले 6 दशक में पाकिस्तान की सरकार ने एक एक कर पीओके के 35 ऐसी संपत्तियों को बेच डाला जिनका रिकॉर्ड लाहौर लैंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में दर्ज है। हैरानी की बात यह है कि इन 35 में से कम 14 संपत्तियों को पाकिस्तानी सरकार ने अपने ही कुछ गिने चुने नुमाइंदों को बेचा है। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अकेले पंजाब प्रांत में 58 एकड़ से ज्यादा शहरी जमीन बेच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों की 552 एकड़ जमीन पाकिस्तान सरकार ने बेच डाली है। इनमें से कई इमारतें पुरातत्व महत्व और हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अब कंगला पाकिस्तान पैसे कमाने के लिए पीओके के अधिकृत जो जमीनें, जो इमारतें हैं, उनको बेचकर किसी तरीके से राहत ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपने लिए? बिल्कुल। देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, जो गले में डूबा हुआ है, गले तक डूबा हुआ है, तो उसको तो आपको कर्ज चुकाना है, तो उसके लिए तो ये बेच ही रहा है। साथ ही आप ये देखिए रोमाना, ये सारी संपत्तियां जो थी पाकिस्तान के जो गैर कानूनी कब्जे वाला पीओके है उसकी थी। उसके लिए उन्होंने सारी संपत्तियों के लिए 1961 में एक नया कानून बनाया कि हम इनकी देखरेख करेंगे। ये वो संपत्तियां हैं रोमाना जो पीओके से बाहर वाले इलाकों में, पंजाब प्रांत में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी देखरेख के लिए किया था और देखरेख के नाम पर इनको बेच दिया गया। तो एक तो आपने कर्ज चुकाना है, आपको इसलिए बेच दिया, और दूसरा इलीगल है, आप अपने ही कानून के बनाए हुए का उल्लंघन कर रहे हैं। जो आपने कानून बनाया कि हम इन संपत्तियों का, पीओके की संपत्तियों को, जो आपकी है ही नहीं, जो भारत की है पीओके, उनकी संपत्तियों को आप बेच रहे हैं, तो ये गैर कानूनी है। और पाकिस्तान के ऊपर तो आप देखिए, अभी जो उनका बजट जारी हुआ है उसमें कम से कम जो 15.73 ट्रिलियन डॉलर का जो है उनके रुपीस का जो है उनके ऊपर कर्ज है। तो ऐसे बजट है और उनमें से करीब करीब जो 46% जो है उनका कर्ज को चुकाने के लिए इस बजट को रखा गया है। तो इन सबको कर्ज चुकाने के लिए बेचा जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देखिए रोमाना कि ये वही पाकिस्तान है जो कि भारत के कश्मीर पर नजर गड़ाए रखता है। यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर, यहाँ पर आतंकवाद छिड़ा हुआ है, यानी कि अपने लश्कर तैयबा के जरिए अपने आतंकियों को भारत में भेजता है, पहलगाम नरसंहार करता है, और अपना पीओके जो है इनसे संभल नहीं रहा है। ये सूरत हाल आज पाकिस्तान के हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास नीरज। देखिए, पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान कंगाली में जी रहा है, महंगाई आसमान पर है, वहां की जनता अपनी सरकार को जमकर कोस रही है। और सवाल यह कि पाकिस्तान सरकार संपत्तियों को जो बेच रही है, तो फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? अपना कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियों को बेच रही है, आतंकवादियों को पैसे देने के लिए इन संपत्तियों को पाकिस्तान सरकार बेच रही है, सरकार का खर्च चलाने के लिए इन संपत्तियों को बेचा जा रहा है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन संपत्तियों को बेचा जा रहा है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, ये अलग अलग वजह इन संपत्तियों को बेचने की सामने आ रही है और जाहिर सी बात है संपत्तियों को बेच रहे हैं, पैसा सरकार के हाथ में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो एक पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, जिसमें वो सरकार और वहाँ की सेना और उसमें भी कुछ गिने चुने लोग जो पूरा का पूरा मुनाफा कमाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका किस तरीके का बोलबाला है दुनिया देखती है। तो ये जो बेची जा रही हैं वो भी चंद लोगों को ही मुनाफा कमाने के लिए एक जरिए के तहत रास्ता दिया जा रहा है। नीरज, बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो जो पाकिस्तान के जो जनरल्स होते हैं, खासतौर से जो आर्मी कमांडर्स होते हैं, उनको ये भेज दी जाती हैं। और आप देखिए ये जो जितनी भी लिस्ट आपने अभी नाम गिनवाए हैं, ये सब देखिए कहाँ पर है, रावलपिंडी में है, लाहौर में है,
सियालकोट में है, शेखपुरा में है, झीलम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। तो इनकी आप लगा सकते हैं कि इनकी कीमतें कितनी होंगी। तो इसमें अगर औने पौने दामों में इन्होंने अपने जर्नल्स को बेच दिया होगा। और इन सबको देखिए, ये जो दयाल सिंह हवेली है, मेंशन है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, झेलम का है, इन सबको ये कहा जा रहा है कि इनको होटल में तब्दील करने की ये कोशिश की जा रही है। तो अपने जर्नल्स को बेच दिया जाएगा और दूसरा उनसे जो पैसा आएगा वो आप आतंकवाद में, आतंकी संगठनों को, लश्कर ये जरा और क्लैरिटी नीरज, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिल पाएगी कि ये जो सिलसिला है बेचने का संपत्तियों को, ये 1961 से जारी है, मतलब ये पूरा का पूरा ब्यौरा 1961 के बाद से क्या क्या बेचा है। और ये जो पीओके के एक तरीके से अधिकृत वाली इमारतें हैं या इलाके हैं जो पंजाब प्रांत में या खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिनको बेचा जा रहा है, तो मतलब ये पीओके के अधिकृत वाले, मतलब ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते थे? वो आजादी से पहले जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, मतलब जो राजा थे, जी, जो रियासत थी और जो राजा थे, उन्हीं की ये संपत्ति थी। बिल्कुल। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है वो तो हम लोग जानते हैं कितना बड़ा 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा इलाका था, वो पूरा जम्मू कश्मीर की रियासत थी। अब जब 1947-48 का जब युद्ध हुआ तो उसमें से करीब 72-73 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन जो थी वो पाकिस्तान के पास चली गई थी। उनमें से क्या हुआ, जो रियासत थी जम्मू कश्मीर की, बहुत अमीर रियासत थी जम्मू कश्मीर की, इसलिए इनकी जो संपत्ति थी वो जो जम्मू कश्मीर है उससे बाहर भी थी। यानी कि जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो लाहौर है, मतलब साफ शब्दों में अगर कहा जाए नीरज, एक तरीके से ये राजा हरि सिंह के परिवार की संपत्तियां जो पीओके वाली हिस्से के अंदर वहां पाकिस्तान की तरफ चली गई, ये वही है ना, मतलब जिनको बेचा जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए गैर कानूनी है। एक तो आपने उनको बताया नहीं, जो जम्मू कश्मीर की सरकार, क्योंकि वहां पे एक अलग सरकार जो है काम करती है, उनको बिना बताए आपने, ठीक है, आपने ऑर्डिनेंस बनाया कि हम संपत्ति की देखरेख करेंगे कि पीओके से बाहर की है, तो आप उसकी देखरेख करते, आपने उनको बेचा क्यों? और बेचा क्यों? आपने अपने ही जो हुक्मरान है, उनके ही जो करीबी लोग हैं, उनको बेच दिया गया। तो ये सरासर जो हम लोग कहते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीओके जो है पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा वाला कश्मीर है, तो अब ये गैर कानूनी काम जो है पीओके के नाम पर पाकिस्तान सरकार कर रही है, पैसे के लिए, कर्ज चुकाने के लिए। नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए और इतनी विस्तार से इस खबर को लेकर दर्शकों को बारीक से बारीक डिटेल पहुंचाने के लिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने बिगड़े हुए हैं ये बताने की मुझे तो आपको जरूरत है नहीं। पहलगाम हमला और फिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश एक टेबल पर भी नहीं आए हैं। इस बीच पाकिस्तान की संसद में हाल ही में भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हुई है। देखिए आप। कि हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, मोदी फिर अटैक करेगा। मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त 82 अरब डॉलर का है, 82 अरब डॉलर। इस नौजवान को किताब देनी चाहिए, हम उसको बंदूक हाथ में दे रहे हैं। यही लोग, यही कि हम सब की गर्दनें काटेंगे। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमसे 10.6 गुना ज्यादा, परसेंटेज में हम लोग देखें तो 1064% ज्यादा, और फिर भी हमने मुकाबला करना है। कुलगाम वाकये का बहाना बना के रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें सर हमारे फौजी भाई भी शहीद हुए हैं। 10 मई 2025 की सुबह आपके भुलारी एयरबेस पे हिंदुस्तान ने अटैक किया और हमारे साथी एयरफोर्स के शहीद हुए। सर, जब कश्मीर के लिए मुजाहिद चाहिए होते हैं ना, सबसे पहले मेरा कबीला निकलता है, फिर इन किसी को नहीं याद रहता कि 1947 में जब आपकी फौज इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाइल जाते थे। हिंदुस्तान इस वक्त कर क्या रहा है, आप कैपेबिलिटीज को देखते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त डिफेंस बजट का बिल्डअप तकरीबन आपका जनाब चेयरमैन 9.5% उसने अपना इंक्रीज किया है, उसकी इकोनॉमी बढ़ी है, हुजम बढ़ा है, वो वहां पे डाल रहे पैसे। और इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, आर्म्ड फोर्सेस में एक चीज कहते हैं, उसको कहते हैं टीथ टू टेल रेशो। मैं फिर रिपीट करता हूं, टीथ टू टेल रेशो, कि आपके पास वो ताकत या आप फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मोदी से कोई खास दुश्मनी है, हम इस किस्म के बचकाना झूठ बोलते हैं तो आई एम सॉरी। ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिंदुस्तान ने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो ज्यादा की है वो 27.6% ज्यादा की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में
आपके गोलों में, आपकी गोलियों में, आपके मिसाइल्स में, जो उनका S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है, बाकी सिस्टम्स, उस पे उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। इसको जनाब चेयरमैन, हमने जो चीज यहां पे करना है, पुश करना है हमारा, उसके मुकाबले में हम लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान सुपर पावर के कहने पे टेररिस्ट पालता है। बता दिया कंपैरिजन कि हिंदुस्तान हमारे साथ, जिसके साथ हमारा मुकाबला है, वो कर क्या रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की ओर से साझा बैनर जारी किया गया है। 5 जुलाई को सभा में आने के लिए लोगों से अपील की गई है। 5 जुलाई को मराठी विजय दिवस मनाने की घोषणा ठाकरे बंधुओं की तरफ से की गई है। ये साझा पोस्टर तो शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, मतलब ठाकरे बंधु अब एक साथ जीत का जश्न मनाएंगे, साथ आ रहे हैं ठाकरे बंधु, संदेश यही? जी बिल्कुल, और यही बात है कि राजनीतिक गलियारों में, खास तौर पे महायुति के तमाम घटक पक्ष हैं, भाजपा और शिंदे गुट, थोड़ा चिंता में जरूर रहेंगे, क्योंकि मराठी या हिंदी शक्ति को लेकर जो आंदोलन की पुकार की गई थी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो भाजपा या महाराष्ट्र सरकार ने उस जीआर को वापस ले लिया था, और उन्हें ये लग रहा था कि जीआर वापस लेने के बाद संभवतः कोई आंदोलन नहीं होगा और दोनों ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 5 तारीख को, 5 जुलाई को, जिस दिन मोर्चा निकालने वाले थे, उसी दिन अब मराठी विजय दिवस मनाने की घोषणा की गई है, और साझा बैनर अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नाम का दोनों पार्टियों की तरफ से सार्वजनिक किया जा रहा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं, मराठी मानुष से अपील कर रहे हैं कि क्या, उसमें इन्होंने लिखा है कि क्या आपको लगता है कि सरकार आपके सामने झुक गई? हाँ, सरकार झुकी, और इस सरकार को आपने झुकाया, हमने नहीं। हम तो बस एक माध्यम थे इस लड़ाई के लिए। ऐसा कहते हुए 5 जुलाई को आइए और इसे इस विजय दिवस में बढ़ चढ़कर और आनंद से हिस्सा लीजिए, क्योंकि मराठी का विजय है, महाराष्ट्र का विजय है। ऐसी अपील की है। तो ना भूतो ना भविष्य, इस प्रकार की सभा दोनों ठाकरे भाई करीब 20 साल बाद एक मंच पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और यही फ्रेम या यही तस्वीर अब कहीं ना कहीं भाजपा हो या शिंदे गुट हो, इनको कहीं ना कहीं इस बारे में एक चिंता जरूर होगी, क्योंकि अगर बिल्कुल, तो एक तरीके से गणेश कहा जा सकता है कि 5 जुलाई वो तारीख होगी जो तारीख इतनी ताकत रखती है कि महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दे। बहुत धन्यवाद गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा से कांग्रेस विधायक नाना पटोले सस्पेंड किए गए हैं। आज दिन भर के लिए विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं नाना पटोले। विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर ने नाना पटोले को सस्पेंड किया है एक दिन के लिए। किसानों के मुद्दे पर सदन में हंगामा विपक्ष कर रहा है। वेल में पहुंचकर नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, जिसमें नाना पटोले सबसे आगे थे, और इसीलिए नाना पटोले को एक दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा से कांग्रेस विधायक नाना पटोले सस्पेंड किए गए। दिन भर के लिए विधानसभा से सस्पेंड किया गया है नाना पटोले को। विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर ने यह फैसला लिया। सदन की कार्रवाई चल रही थी, विपक्ष की तरफ से किसानों के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी की जा रही थी, और इसी दौरान नाना पटोले जो हैं वो बाकायदा वेल में पहुंच गए, वहां जाकर वो नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ये कार्रवाई जो नाना पटोले के खिलाफ की गई है, डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसके तहत नाना पटोले को एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, सिर्फ नाना पटोले जिन पर यह एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, नाना पटोले ही, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व में महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, वो किसानों के मुद्दे पर और शक्तिपीठ हाईवे, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, शक्तिपीठ हाईवे, जहां के जिस मुद्दे को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वही मुद्दा नाना पटोले ने उठाया, और नाना पटोले अपनी बात रखते हुए वेल में पहुंच गए थे और राजदंड के नज़दीक पहुंच गए थे, और इसी को लेकर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें आज दिन भर के लिए सस्पेंड किया है। और नाना पटोले जो मुद्दा उठा रहे थे
थे, जिसके चलते उन्हें राजदंड के नज़दीक पहुंचे थे, सस्पेंड किया गया। उनके समर्थन में जो उनके सहयोगी यानी विपक्ष के नेता, तमाम विपक्ष के नेता भी वॉकआउट कर गए हैं और उन्होंने कहा कि आज दिन भर हम इसका बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, नाना पटोले का कहना है कि भाजपा की सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों के हित पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती है। जो किसानों के हित की बात करता है उस पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के हापुड़ से। आपको बता दें, हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ नेशनल हाईवे 9 पर मौजूद एक होटल में तेज रफ्तार कार जा घुसी और इस दौरान होटल के बाहर खड़े 4 लोगों को कार ने रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये फुटेज देखिए आप। और हादसे के बाद कार चला रहा शख्स मौके से फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी ड्राइवर, ये देखिए आप, इस तरीके से कार अंदर घुसाता है और कहा यह जा रहा है कि मौके से फरार है आरोपी कार ड्राइवर। हापुड़ का यह मामला, बेकाबू कार, नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा। होटल में 4 लोगों को रौंदा, जिसमें से एक शख्स की जान चली गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार का एक कहर। यूपी के हापुड़ से तस्वीरें। नेशनल हाईवे 9 पर यह हादसा हुआ। एक होटल जहां पर तेज रफ्तार कार आती है और इस तरीके से अंदर घुसती है, जहां पर पहले से ही लोग मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, और 4 लोगों को इसने रौंद दिया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, एक की मौत की खबर है। ये सभी लोग होटल के बाहर खड़े थे। अचानक से ये कार आती है जो बहुत तेज स्पीड में दिखाई दे रही है और यहां पर मौजूद लोगों को इस तरीके से कुचलते हुए कार आगे बढ़ जाती है और जो लोग यहां पर पहले से ही मौजूद, उनके ऊपर ये कार उनको रौंदती हुई निकल जाती है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। अब बड़ी जानकारी ये कि कार चालक मौके से हादसे के बाद फरार है। कार चालक के बारे में अब पुलिस पता लगाएगी, लेकिन उससे पहले ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं जो विचलित कर सकती हैं ये तस्वीरें आपको। ये NH9 पर एक होटल है जहां पर लोग मौजूद हैं बहुत बड़ी संख्या में, और 4 लोगों को रौंदते हुए ये कार इस तरीके से तेज रफ्तार के साथ आगे निकलती है, जिसमें 3 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एक शख्स के जान जाने की खबर है। और हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर है। हिमाचल के सोलन में एक बस पलटी है। सरका घाट से चंडीगढ़ ये बस जा रही थी। नालागढ़ स्वारघाट रोड पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर समेत कुछ यात्रियों को चोट भी आई है। हिमाचल से बड़ी खबर, सोलन का ये मामला, यहाँ पर बस पलटी और जब ये हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। सरका घाट से कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ ये बस जा रही थी। नालागढ़ स्वारघाट रोड पर यह हादसा हुआ है। अब ड्राइवर समेत कुछ यात्री जो इस बस में सवार थे उनको चोटें भी आई हैं। लेकिन हिमाचल के अब सोलन से ये खबर है, यह हादसा क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी सामने आएगी। बहरहाल कहा यह जा रहा है ड्राइवर और कुछ यात्री जिनको हल्की चोट आई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।